हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आप लोग कैसे? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? तो आज की क्लास में आप सभी को जो है हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए बायोलॉजी में आप सभी को जो है हम क्या पढ़ाते हैं कि जो है महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या पढ़ाते हैं? महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न का जो एक क्लास आप लोग को बता चुके हैं, अंक एक क्लास आप लोग को ले चुके हैं। ठीक है, आज देखिए दूसरा क्लास में क्या है, अंक जो है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे। उसमें 5 क्वेश्चन और तक बता दिए थे जो महत्वपूर्ण है, उसको जो अंक बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वैसे क्वेश्चन का आप लोगों को बता रहे हैं। अब तो क्या इस बार जो है आप सभी को जो है क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देंगे, इसको बिना टाइम वेस्ट किए इसको हम क्या करते हैं, चालू करते हैं। लेकिन ये वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, तो कृपया एक बार आप लोग सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और शेयर कर दें। ठीक है, आप सभी को जो है क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोल रहा है। 6 में बोल रहा है कि जो है हार्कोगेमी उन्मूल परागनी पुष्प तथा अनु उन्मूल्य पुष्प में होने वाले परागण में अंतर स्पष्ट करना है। यानी कि बोल रहा है इसमें जो है उन्मिल पुष्प और अनु उन्मूल्य पुष्प को यानी कि जो है अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे उत्तर में। क्या लिखेंगे? उत्तर में लिखेंगे कि उन्मिल पुष्प। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे उन्मिल पुष्प और फिर लिखेंगे अनु उन्मिल पुष्प। अब देखिए उन्मूल पुष्प क्या होता है, तो वैसे पुष्प जो खिलते हैं उन्हें यानी कि उन्मिल परागनी पुष्प कहते हैं। यानी कि वैसे पुष्प जो खिलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि उन्मूल परागनी पुष्प कहते हैं। उन्मिल परागनी पुष्प जो नहीं खिलते उसे क्या कहते हैं, यानी उन्मूल परागनी पुष्प कहते हैं। ठीक है, लिखा देखिए वैसे पुष्प जो हमेशा बंद रहते हैं उसे अनु उन्मिल पुष्प कहते हैं। दो अंतर स्पष्ट हो गया। अनमूल पुष्प क्या है, तो वैसे पुष्प जो खिलते हैं उसे यानी कि उन्मूल्य परागनी पुष्प कहते हैं। और अनु अनु उन्मूल्य पुष्प किसे कहते हैं, तो वैसे पुष्प जो हमेशा के लिए बंद रहते हैं उसे यानी कि अनुमूल्य परागनी पुष्प कहते हैं। अनुमूल्य परागनी पुष्प कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा अंतर क्या देखिए कि इसके अंदर होने वाले स्वपरागण को क्या लिखा है, कैस्मोगेमी। क्या कैस्मोगेमी कहते हैं। इसमें जो अंदर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैस्कोगेमी। कि इसके अंदर जो परागण होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैस्कोगेमी। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, इसके अंदर होने वाले स्वपरागण को कैलेक्सोगेमी कैलेक्स्टोगेमी क्या कैलेक्स्टोगेमी कहते हैं। यानी कि जो अनु उन्मूल पुष्प है इसके अंदर जो होता है स्वपरागण, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलेस्टो यानी कि कैलिस्टोगेमी। क्या बोलते हैं, कैलेस्टोगेमी कहते हैं। ठीक है, इसका दो अंतर पूछ रहा है, दो नंबर पूछेगा, बस दो अंतर देना है, दो नंबर आप लोग को आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि विपुंसर से आप क्या समझते हैं, विपुंसर से आप क्या समझते हैं, इसे क्यों किया जाता है। आखिर जो विपुंसर से आप क्या समझते हैं और विपुंसर क्यों किया जाता है, तो इसमें लिखा है कि जो है दुलुंगी पुष्प के परागकोश के परिपक्व यानी कि जो दुलुंगी पुष्प है उसको परागकोश को परिपक्व होने से यानी कि जो है परिपक्व होने से पहले उसको काट करके हटा दिया जाता है। ठीक है, वही क्या इसमें कि परिपक्व होने से पूर्व उसे काटकर एक लिंगी पुष्प बनाने की क्रिया को विपुंसन कहते हैं। यानी कि जब उसको परागकोश को हटा देगा या फिर जो है उसके वर्तिका उसको हटा देगा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, यानी कि स्त्री जनानी। ठीक है, यानी कि दुलिंगी पुष्प के परागकोश के परिपक्व होने से पूर्व उसे काट कर यानी कि जो दुलिंगी पुष्प है वो परागकोश को यानी कि परिपक्व होने से पहले उसको काट करके हटाकर एक लिंगी पुष्प बनाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं। क्या कहते हैं, विपुंसन। विपुंसन क्यों किया जाता है, तो लिखा है कि जो है स्वपरागण को रोकने के लिए विपुंसन किया जाता है। यानी कि जो स्वपरागण होता है इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विपुंसन करते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर देखिए इसमें क्या लिखा है कि भ्रूणपोष की घटक कोशिकाओं के नाम उपयुक्त चित्र के साथ लिखे। इससे क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछ सकता है कि जो है भ्रूणपोष की घटक कोशिकाओं के नाम, क्या बोलो, भ्रूणपोष के घटक है और कोशिकाओं के नाम उपयुक्त चित्र के साथ लिखा, यानी कि उसको चित्र बनाकर उसका नाम भी लिखना है। तो आप लोग को ऐसे करना है कि जो सबसे पहले एक चित्र बनाना है। चित्र ऐसे बनाना है कि जो है यहाँ जो दो प्रतिवेशन कोशिका होगा, ये जो दिख रहा है चित्र बनाने के बाद लिखना है आप लोग को, ये जो दिख रहा है प्रतिवेशन कोशिका है, ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं केंद्रीय कोशिका। क्या कि बीच में ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, केंद्रीय कोशिका। ठीक है, ये जो दिख रहा है कोशिका इसको क्या बोलते हैं, अंड समुच्चय। क्या बोलते हैं, अंड समुच्चय। तो पहले आप लोग से जो अगर आप लोग को समझ में आएगा पहले इसे नोट कीजिए। ठीक है, फिर आप लोगों को जो है इसी प्रकार से और जो महत्वपूर्ण यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको बताते हैं, फिर आप लोग नोट कीजिए। 2 मिनट का समय दे रहे हैं। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या बताता है कि जो है आप लोगों को जो है हम क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 8 तक बता दिए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि जो है निम्न को परिभाषित करें तथा प्रत्येक के एक एक उदाहरण दें, यानी कि जो नीचे देगा उसको परिभाषित करें और एक एक को उदाहरण दे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में क्या दिया उसको बढ़िया से परिभाषित करेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है कि जो आभासी फल किसे कहते हैं, वास्तविक फल किसे कहते हैं, अनिश्चयक फल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आभासी फल क्या है, क्या आभासी फल क्या है, ठीक है। अब देखिए आभासी फल लिखा है इसमें कि उत्तर में लिखेंगे कि आभासी फल कि वैसा फल जिसका निर्माण निषेचन के बाद अंडाशय के साथ साथ पुष्पासन से भी होता है उसे आभासी फल, यानी कि जो है कि ऐसा फल जिसका निर्माण यानी कि निषेचन के बाद ठीक है अंडाशय के साथ साथ पुष्पासन से, अंडाशय के साथ साथ किससे, पुष्पासन से भी निर्माण होता है उसे हम लोग आभासी फल कहते हैं। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, आभासी फल कहते हैं। जैसे हो गया सेब, सेब जो फला हुआ किसके यानी जो कौन सा फल, तो आभासी फल, क्या है आभासी फल, ठीक है। जैसे अखरोट, क्या हो गया अखरोट, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग जानते हैं कि वास्तविक फल है क्या, तो इसमें लिखा है कि जो है वैसा फल जो निषेचन के बाद सिर्फ अंडाशय से विकसित हो तो उसे वास्तविक फल की जो है वैसा फल जो है वैसा फल जो निषेचन के बाद सिर्फ अंडाशय से ही विकसित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग वास्तविक फल कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक फल कहते हैं। क्या कहते हैं जी, वास्तविक फल कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या हो गया, आम हो गया, कटहल हो गया, जैसे क्या हो गया आम हो गया, कटहल हो गया, ठीक है। अब देखिए अनिश्चय फल क्या है, तो लिखा है कि यदि बिना निषेचन के ही फल यानी कि इसमें कोई बिना निषेचन के क्या होता है फल का निर्माण होता है तो उसे हम लोग अनिश्चय फल कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिश्चय फल कहते हैं। जैसे लिखा है इसमें कि यदि बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाए तो उसे अनिश्चय फल कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिश्चय फल कहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हो गया केला हो गया, अंगूर हो गया, केला और अंगूर बिना निषेचन का ये जो फल का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनिश्चयक फल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए मोनोकार्पिक फलों का सोधारण परिभाषा दें, यानी कि मोनोकार्पिक जो फल है इसको सोधारण क्या करना है, परिभाषा देना है, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा परिभाषा दे, सबसे पहले जो मोनोकार्पिक होता है जो है पूरे जीवन काल में एक ही बार क्या होता है, एक ही बार जो है क्या करता है फल देता है, ठीक है। लिखा है वैसे पौधे जो सिर्फ एक बार फल देते हैं उसे मोनोकार्पिक फल कहते हैं। कि जो है अपना जीवन काल में जो मोनोकार्पिक पौधा होता है वो पूरे जीवन काल में एक ही बार एकदम क्या करता है, एक ही बार जो है फल देता है। जैसे हो गया धान हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है। लिखा कि वैसे पौधे सिर्फ एक बार फल देते हैं उसे मोनोकार्पिक फल कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या हो गया, धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, केला हो गया, ठीक है। फिर देखिए क्या लिखा है, परागण क्या है, परागण है क्या, कुछ परागनी कारक के उदाहरण दे, यानी कि परागण है क्या और कुछ परागनी की जो परागनी है, ठीक है। लिखा है कुछ परागनी कारकों के उदाहरण है, जो कुछ परागनी कारक है उसको भी उदाहरण देना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि परागण है क्या, तो लिखा है कि परागकोश से परागकण, यानी कि जो परागकोश है, ठीक है, उससे परागकणों को निकल करके वो आणखी जो है क्या लिखा है, निकल करके पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की क्रिया को परागण कहते हैं। यानी कि जो है क्या याद रखना है कि जब कि परागकोश से परागकण निकल करके पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जो परागण के कुछ परागनी कारक के उदाहरण थे। परागनी कारक इसका दो है, क्या वो लिख देगा, देखिए यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, जैविक हो जाएगा, जैविक यानी कि जैविक कारक हो जाएगा, ठीक है। और हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अजैविक, ठीक, अजैविक कारक। अब देखिए जैविक कारक में क्या होगा, जैसे मधुमक्खी हो जाएगा, चमगादड़ हो जाएगा, ठीक है। इसमें अजैविक में क्या हो जाएगा, इसमें जैसे हो गया प्रकृति द्वारा जो आता है, ठीक है। फिर आप इसे नोट कर लीजिए फटाक से। प्राकृतिक रूप से क्या क्या आता है, जैसे वायु हो गया, जल हो गया, ठीक है। इसके अंदर जो परागित होगा तो उसको बोलते हैं अजैविक कारक है। और जो अंक मधुमक्खी हो गया या फिर जो कोई पक्षी द्वारा यदि चमगादड़ द्वारा ये सब परागित होते हैं पशु तो उसको बोलते हैं जैविक कारक। तो इसको जो है लिखने के बाद 11 नंबर के आंसर देखिए कुछ यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। जैविक कारक और अजैविक कारक, इसका दो उदाहरण दे दिए, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर आप लोगों को इस क्लास में अगर कुछ भी समझ में आए तो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करके और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार के आप लोग जो है यानी जो बढ़िया से एकदम जो महत्वपूर्ण रहेगा, जो वीवीआई प्रश्न रहेगा, जो आप लोग के एग्जाम में देखने डायरेक्ट को मिलेगा, ठीक है। वैसे क्वेश्चन आप लोग को हम इसी प्रकार से बताते रहेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।